Hello to all the literaturistic people. So the poem in consideration for today is Another Space by PK Page. एक चीज आप सभी लोगों को तो याद रखनी है कि वो जो पीके पेज है वो फीमेल है ना कि मेल है। कई बार प्री कंसीव्ड नोशन दिमाग में बन जाता है कि पीके पेज सुनने में नाम आदमी जैसा लग रहा है तो औरत कैसे होंगी, लेकिन इसलिए मैंने फोटो वगैरह भी ऐड करा दी है आप लोगों के लिए। यू कैन हैव अ ग्लांस। उसके आगे देखें तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन इनका करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे स्विच कर जाएंगे। उससे पहले मैं आपको मेन मोटिव ऑफ द पोम बता दूंगा जो पीके पेज डिस्कस करती है। तो लेट्स बिगिन। इनका जो पूरा नाम है पैट्रिसिया कैथलीन पेज है और उनका लाइफ स्पैन 1916 से 2010 है। स्वेनिस डॉजरेट इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है। बाद में ये 3 साल की उम्र में कनाडा चली जाती हैं। आगे चल करके ये सबसे डिस्टिंग्विश्ड पोएट रही हैं, अपने समय पे सबसे अलग पोएट रही हैं और इनको एलेक्ट कर लिया गया था फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ कनाडा। इनको फेलोशिप भी मिल गई रॉयल सोसाइटी ऑफ कनाडा की। इनका जो करियर रहा है वो बहुत वर्सेटाइल रहा है और क्रिएटिव रहा है, क्योंकि इन्होंने विजुअल आर्टिस्टिक अप्रोचेस भी रखे हैं, यानी कि वो जो विजुअल आर्ट्स होते हैं उसमें इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है कनाडा के लिए खासकर। और क्योंकि जो इनके विजुअल आर्ट्स के वर्क होते थे उसको ये पीके इरविन नाम से डेजिग्नेट करती थी। पीके इरविन मतलब कि इरविन बेसिकली इनके हस्बैंड का सरनेम है, तो जिसके नाम पे वो इरविन डेजिग्नेट करती थी अपने अपने सरनेम के बजाय, पीके पेज के बजाय पीके इरविन, क्योंकि इरविन इनके हस्बैंड का सरनेम है। उसके आगे अगर देखा जाए तो इनको कई सारे मेजर नेशनल कलेक्शंस में भी जगह मिली अपने विजुअल आर्टिस्टिक वर्क्स की वजह से। वो सारे वर्क्स, इनके जो आर्टिस्टिक वर्क्स थे, विजुअल आर्टिस्टिक वर्क्स, उनको नेशनल कलेक्शंस में भी जगह दी गई, इंक्लूडिंग नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा। नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा में इनको रखा गया इनके वर्क्स को, और आर्ट गैलरी ऑफ ओंटारियो। इन दोनों जगहों पे इनके वर्क्स को सम्मान मिला और उनको इंक्लूड कर लिया गया। आगे चल करके इन्होंने अपने कैरियर में मोर देन 30 वर्क्स लिखे, जिसमें से पोएट्री आता है, फिक्शन आता है, एसेज आते हैं, चिल्ड्रंस लिटरेचर आता है, ट्रैवल डायरीज आती हैं और ऑटोबायोग्राफीज भी आती हैं। इनको लिटरेरी ऑनर्स भी मिले हैं, जैसे कि इनको गवर्नर जनरल अवार्ड मिला है पोएट्री के लिए 1954 में, और इनका एक कलेक्शन था द मेटल एंड द फ्लावर, उसी के लिए ये गवर्नर जनरल अवार्ड इनको मिला है, वो भी ईयर 1954 में। इनका जो इन रिकॉग्निशन ऑफ हर कंट्रीब्यूशंस टू कैनेडियन आर्ट्स एंड कल्चर शी वाज अपॉइंटेड एन ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कनाडा इन 1977। ऑर्डर ऑफ कनाडा में बेसिकली इनको अपॉइंट किया गया था क्योंकि इनका जो योगदान है रिगार्डिंग कल्चर, रिगार्डिंग आर्ट्स, रिगार्डिंग कैनेडियन नेशनैलिटी और कैनेडियन आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए इनको ऑफिसर रैंक भी प्रोवाइड की गई ऑर्डर ऑफ कनाडा में 1977 में। इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, इनके जो हस्बैंड थे वो एडिटर थे और उनसे शादी होने के बाद ही हस्बैंड बनेंगे बेसिकली। विलियम अर्थर इरविन उनका नाम था। 1950 में इनसे शादी हुई, तो क्योंकि ये एडिटर थे तो इस वजह से वो कंट्रीज शिफ्ट किया करते थे ड्यू टू हिज वर्क। तो पेज भी, पीके पेज भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में घूमा करती थी, क्योंकि इनके हस्बैंड का जो करियर था वो डिप्लोमेटिक करियर था, जिसमें से वो ऑस्ट्रेलिया रही हैं, ब्राजील रही हैं, मैक्सिको रही हैं और उसके अलावा ग्वाटेमाला भी रही हैं, जिसमें जो मैंने इसको गुटेमाला इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि GUA है तो ग्वाटेमाला हो जाएगा। These global experiences shaped her poetic imagination। इस वजह से हमको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चला, डिफरेंट डिफरेंट इमेजिनेशन के सॉर्ट्स उनको पता चले और किस तरह से अपनी सोच को विजुअलाइज किया जा सकता है, चैनलाइज करा जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को मिला के, एथनिक कल्चर्स को मिला के। वो सारी इन्फ्लुएंसेस इनकी पोएट्री में देखने को मिलेगा। कनाडा में जो मॉडर्निज्म आया है उसमें कहा जाता है कि पीके पेज का बहुत ही पाइवटल सा रोल है जिसको कोई हटा नहीं सकता। इन्होंने को फाउंड किया द इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी मैगजीन्स प्रीव्यू 1942 एंड नॉर्दर्न रिव्यू 1945, कोलैबोरेटिंग विद प्रोमिनेंट पोएट्स सच एज एम क्लीन। एम क्लीन के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेशन किया, एफआर स्कॉट के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेशन किया, और शी आल्सो स्पेंट सेवरल इयर्स एज अ स्क्रिप्ट राइटर विद नेशनल फिल्म बोर्ड ऑफ कनाडा। तो कनाडा के नेशनल फिल्म बोर्ड के साथ भी ये काम कर चुकी हैं और वहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर रही। ऑल्दो शी इज नो मोर विद अस। डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से पहले मैं कई सारी चीजें बता देना चाहूंगा क्योंकि ये पोम कॉम्प्लेक्स है, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगी और आप एग्जाम के पीयर प्रेशर में देखेंगे कि आपका, मुझे पता है कि जब एग्जाम होगा तो ही देखेंगे और कई बेचारे देख भी नहीं पाएंगे। तो मैं काम करता हूँ कि जो पोम में मेन चीजें उन्हें मैं वो अलग से लिख के बता देता हूँ ताकि आपको बहुत सारा टाइम बच जाए और आपको चीजें एक बार में समझ में आ जाए। लाइन एक्सप्लेनेशन और मैंने जितनी भी चीजें लिखनी है वो लिख ली है, लेकिन उससे पहले एक आध लाइन आप देख लें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इस पोम की। तो स्टैंजा वाइज ओपनिंग विजन देखें क्या दिखाई दे रहा है पीके पेज को। दोस पीपल इन अ सर्कल ऑन अ सैंड, मतलब कि कुछ लोग हैं जो कि सर्कल मार रहे हैं। एक सैंड है, एक सैंड क्या बेसिकली सैंड है, बीच है मे बी, उस पे वो लोग सर्कल काट रहे हैं, यानी चक्कर काट रहे हैं, गोला लगा रहे हैं। अब ये जो सर्कल है वो यूनिटी का सिंबल है, कंप्लीटनेस का सिंबल है और सैक्रेड स्पेस का सिंबल है। जो परिक्रमाएं हमारे यहाँ होती हैं ईस्ट की तरफ इशारा है। ईस्ट मतलब कि हम लोग के लिए वो वेस्ट के लोग हैं, उन लोग के लिए हम लोग ईस्ट के लोग हैं। तो वेस्टर्न कल्चर नहीं, ईस्टर्न कल्चर की बात हो रही है। दोस पीपल अगर देखा जाए तो दोस दैट का प्लूरल होता है दोस, तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं ये। तो दोस यानी कि वो लोग दूर हैं और ज्यादा है, और स्पीकर जो है दूर से देख रही है कि हो क्या रहा है। आर डार्क अगेंस्ट इट्स गोल्ड, तो पीपल जो है मे बी डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, या फिर सिलुएट्स यहाँ पे जो लिखा है SILHOUETTES, तो TTES सिलुएट्स का मतलब होता है कि एक डार्क और आउटलाइन या डार्क शैडो फिगर
और उसका जो बैकग्राउंड हो ब्राइट हो, तो बेसिकली मे बी सनसेट हो रहा है या फिर ऊपर ज़्यादा उजाला है, ऐसा कुछ कह लीजिए, या इन लोगों के जस्ट पीछे से सन की रोशनी आ रही है, समथिंग लाइक दैट। तो आर डार्क अगेंस्ट अगेंस्ट इट्स गोल्ड। अब कहा यह जा सकता है या तो सैंड इतनी ज़्यादा चमक रही है या तो सूरज इतना ज़्यादा चमक रहा है कि वो लोग बेसिकली डार्क नज़र आ रहे हैं और वो गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। आगे जो समरी है वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो पीके पेज को एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस होता है, उस मिस्टिकल एक्सपीरियंस में उनको स्पिरिचुअल और मिस्टिकल विजन आता है। स्पिरिचुअल विजन क्या है कि स्पीकर एंटर्स बियॉन्ड ह्यूमन अवेयरनेस। पीके पेज ह्यूमन अवेयरनेस के परे चली जाती हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के परे जो चीज़ें हैं वो चीज़ें एक्सपीरियंस करती हैं। वो कहीं ना कहीं हायर स्पिरिचुअल ऑर्डर को एक्सपीरियंस कर लेती हैं, जो कि स्पिरिचुअल नहीं है, जो कि एक तरह से नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी जो हम करते हैं, मंदिर जाना, दरगाह जाना या बेसिकली मस्जिद जाके नमाज पढ़ाना, ये सारी नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल लेवल पीके पेज को एक्सपीरियंस होगा इस फॉर्म में, वो फिजिकल लेवल का स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, वो फोर्थ डायमेंशन का है। ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उनको हुआ है वो फोर्थ डायमेंशन का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया है। ये ना ही किसी टाइम में नापा जाता है, ना ही किसी प्लेस पे, ना ही किसी मटेरियल रियलिटी में इसको नापा जा सकता है। ये इतनी बड़ी चीज है। इनको विजन आते हैं, परसेप्शंस आते हैं, इनको विजन दिखाई दे रहा है, यानी कि इस फॉर्म में देखने का बड़ा महत्व है, इस फॉर्म में आंखों का बड़ा महत्व है। और ये जो आंखें हैं वही सब कुछ रिसीव कर रही हैं, ये आंखें ही ऐसी चीज हैं जो सब कुछ रिसीव कर पा रही हैं, ये सारे एक्सपीरियंस को वो महसूस कर पा रही हैं। विजन बिकम्स अ टूल फॉर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पीके पे ये कहना चाह रही हैं कि हमारी जो आईज हैं वही ऐसी सेंस हैं जिससे हम स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ऑल्दो देखा जाए तो ये मन के अंदर होता है, लेकिन पीके पेज कह रही हैं कि आपके मन के अंदर देखने की जो शुरुआत है वो आंखों से ही होती है, कि पहले आप बाहर की रियलिटी देखिए और उस रियलिटी को देखने के बाद अपने अंदर अपने आप को इवेल्युएट करिए। कुछ इस तरह का इशारा करने की कोशिश की गई है, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल है कि मन की आंखों से देखो। तो ये जो मन की आंखें और जो आंखें, यहाँ पे जो देखने का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। कॉस्मिक यूनिटी की बात की उन्होंने पीके पेज ने इस पोम में कि पूरा जो यूनिवर्स है वो एक है, ह्यूमंस, नेचर, कॉस्मोस और ऑल लिंक्ड, हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, जब आप कॉस्मिक यूनिटी अचीव कर लेते हैं, तो सेपरेशन और लोनलीनेस जैसी चीज कि अकेलापन और आप जो बिछड़े हुए हैं, जिन चीजों से भी आप धरती पे बिछड़ गए हैं, वो सारी चीजें आपके अंदर से खत्म हो जाएगी। आइसोलेशन आपका खत्म हो जाता है। फ्रॉम इंडिविजुअल लोनलीनेस टू टुगेदरनेस, आपको लगेगा कि आपके साथ कोई है और वो कोई नहीं, वो बेसिकली परमात्मा आपके साथ है। शी बिकम्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन सर्कल सिंबलाइजिंग यूनिटी। तो पीके पेज धीरे धीरे ये सारी चीजों को होता हुआ देखती हैं और उसके बाद जाके उसी चीज का हिस्सा बन जाती हैं। और बेसिकली वो जो सर्कल था, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। तो एक जो सर्कल होता है, छोटा बनाते हैं, एक जो सर्कल होता है देखिए को कंप्लीट है, बंधा हुआ है, तो इसके चारों तरफ बाउंड्रीज हैं। लेकिन पीके पेज अपने खुद की बाउंड्रीज को, अपने खुद के ईगो को साइड रखती हैं और उस बाउंड्री में जगह क्रिएट करके जाके उसी बाउंड्री का हिस्सा बन जाती हैं। पीके पेज ये भी एक्नॉलेज करती हैं कि ईगो और पर्सनल बाउंड्रीज को छोड़ना पड़ेगा। फिर वो कहती हैं कि लव यूनिवर्सल फोर्स है, लव सारी चीजों को कंट्रोल करता है और लव सारी चीजों को यूनाइट करने की क्षमता रखता है। और यहाँ पे जिस लव की बात हो रही है वो डिवाइन लव की बात हो रही है, पर्सनल लव की बात नहीं हो रही है। और लव की ही वजह से हार्मनी है। एक तरह से अगर आम बोलचाल की भाषा में देखा जाए कि सारी चीजें जो सामंजस्य से एक साथ बैठी हुई हैं, या सारी चीजें जो एक साथ मुकम्मल तरीके से मुसलसल परफॉर्म कर रही हैं, मुसलसल हैपनिंग है सब कुछ। मुकम्मल मतलब कि पूरे तरीके से, मुसलसल मतलब लगातार सारी चीजें जो एक दूसरे के साथ सामंजस्य में यानी कि एक साथ बैठी हुई हैं, वो इसी वजह से बैठी हुई हैं क्योंकि देयर इज लव इन बिटवीन अस, हमारे बीच में कहीं ना कहीं वो डिवाइन लव है, अदरवाइज ये सारी दुनिया एक साथ एग्जिस्ट ही ना कर पाती। लव एज यूनिवर्सल फोर्स, पीके भी एक्नॉलेज करते हैं कि लव यूनिवर्सल फोर्स है, जो पीछे वाली साइड पे लिखा हुआ था। ड्रीम एंड ट्रांस स्टेट, बेसिकली ड्रीम लाइक स्टेट एक ऐसा स्टेट जिसपे उनका कंट्रोल नहीं है और उसी में ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस होता है इनको। एक्सेस टू स्पिरिचुअल ट्रुथ, उनको सच्चाई, वास्तविक सच्चाई के बारे में पता चल जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। लॉजिक और रीजन, जब आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो आप लॉजिक और रीजन पे ध्यान नहीं देते हैं, आप इंट्यूशन पे ध्यान देते हैं, अपने इंस्टिंक्ट पे ध्यान देते हैं कि मेरी आत्मा क्या कह रही है। इन सारी चीजों पे पीके पे चर्चा करती हैं। मंडाला बेसिकली सर्कुलर इमेजरी, वो जो लोग चक्कर काट रहे हैं, तो सर्कल जो है वो होलनेस या परफेक्शन दिखाता है, सर्कल जो है स्पिरिचुअल बैलेंस और कॉस्मिक ऑर्डर दिखाता है। ब्रह्मांड हमारी धरती भी गोल है, कुछ उस तरफ का इशारा। और हमारे ईस्टर्न कल्चर में यानी इंडिया वगैरह में परिक्रमा लगाने का बड़ा महत्व है, और हज करने भी जो लोग जाते हैं वो भी उस पर्टिकुलर जगह पे परिक्रमा ही करते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ, यानी कि पीके पेज खुद बदल गई हैं इस एक्सपीरियंस के बाद में, वो खुद बदल गई हैं। स्पीकर इज चेंज्ड बाय द एक्सपीरियंस, इस स्पीकर इज बेसिकली एक्सपीरियंस ने पीके पेज को बदल दिया है। और नॉलेज कम्स इन स्टिलनेस नॉट वर्ड्स, जब आप शांत रहते हैं, शांति से सोचते हैं, तभी आपको नॉलेज अचीव हो पाती है। और इस तरह की जो अनुभूति उनको हुई है, इस तरह का जो एहसास उनको हुआ है, वो अपने वर्ड्स, नॉर्मल वर्ड्स में बता करके हमको नहीं समझा सकती हैं। इसके लिए वर्ड्स कम पड़ गए। यही इतनी थीम है इस पोम में, यही इस पोम का मेन मोटिव है। और अगर एक लाइन में मैं लिख दूं
मैंने लिख ही दिया है ऑल्दो। तो अनदर स्पेस एक्सप्लोर सम मिस्टिकल विजन, यानी कि इस पूरी पोम में मिस्टिकल विजन, एक ऐसा विजन जो ह्यूमन विजन के बियॉन्ड है, आंखों से देख पाना उसको मुश्किल है, और वेयर द सेल्फ ट्रांसेंड्स आइसोलेशन एंड एक्सपीरियंसेस कॉस्मिक यूनिटी थ्रू लव, यानी कि अपना खुद का अकेलापन छोड़ के आप कॉस्मिक यूनिटी और कॉस्मिक लव को एक्सपीरियंस करेंगे। विजन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और आपको विजन आएंगे, आपको एक अलग ही दृष्टि मिलेगी, एक अलग ही दिव्य दृष्टि मिलेगी, और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी। इस तरह का प्रोसेस है ये अंदर स्पेस में, जो कि पीके पेज इसके बारे में बात करती है। मूविंग ऑन टू द अदर स्लाइड्स, तो टर्निंग लाइक अ व्हील, यानी कि अब तो मैंने सारी चीजें आपको बता ही दी हैं। तो अब वो जो लोग हैं टर्निंग लाइक अ व्हील, यानी कि वो लोग गोल गोल घूम रहे हैं, और वो लोग जब गोल गोल घूम रहे हैं तो इसी तरह से हमारे यूनिवर्स जो मिल्की वे गैलेक्सी वो भी गोल गोल घूम ही रही है, हर एक चीज गोल गोल घूम ही रही है। और स्टैंजा 2 देखते हैं, रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल लेवल बेसिकली ये होता है, ये होता है वर्टिकल। तो हमारी जो बात हो रही है वो बेसिकली इस प्लेन की बात हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो सभी लोग घूम रहे हैं, हुज एक्सेस डू आई ड्रीम इट। थोड़ी सी अब यहाँ पे फिजिक्स भी आएगी, हुज एक्सेस डू आई ड्रीम इट। तो लेट मी ड्रॉ सम शेप्स फॉर यू। तो दिस इज अ सर्कल, इस सर्कल का होता है रेडियस, सर्कल का होता है रेडियस। तो अगर इस सर्कल को रिवॉल्व करना है यानी घूमना है, तो उसको अपने सेंटर पर से घूमना पड़ेगा। सेंटर पर से घूमना मतलब ये कहीं यहाँ से घूमेगा, तो ये इसका एक्सेस बन जाएगा, जिसके अराउंड ये घूम रहा है तो ये एक्सेस बनेगी। अगर ये रोटेट कर रहा है, अगर ये रेवोल्यूट करेगा तो किसी और बड़ी चीज के अराउंड घूमेगा। तो बेसिकली अगर इस सर्कल को मेरे घूमना है तो इसको एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा कि ये एक्सेस है, इसी के अराउंड ये घूम रहा है, यानी ये इसका फिक्स पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट के अराउंड ही ये गोल गोल घूम रहा है। तो बेसिकली कुछ ऐसे घूम रहा है, या फिर जैसे भी ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में घूम रहा है, जो भी ये कर रहा है, लेकिन एक फिक्स जगह पे ये चीज घूम रही है। तो हुज एक्सेस आई ड्रीम इट, मतलब ये मुझे नहीं मालूम है कि ये लोग जो घूम रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज को बांध के किसने रखा है, कि अगर लोग गोल गोल घूम रहे हैं तो उस पर्टिकुलर चीज का रेडियस होगा, और उस रेडियस को बेसिकली बांध के कौन रखा है। नहीं तो ये सर्कल तो टूट जाना चाहिए, लेकिन ये सर्कल टूट नहीं रहा है। वर्टिकल, द एक्सेस स्टैंड्स स्ट्रेट अप। अब जो मैंने आपको समझाया उसी चीज को हम तोड़ देंगे। तोड़ने का मतलब हम समझते हैं कैसे। ये बेसिकली मेरा सर्कल था, सर्कल में यहाँ पे मेरा रेडियस था, और इस रेडियस के अराउंड लोग घूम रहे थे, गोल 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 लोग घूम रहे थे। लेकिन अब पीके पेज कह रही हैं कि धरती पे उस चीज का एक्सेस नहीं है, उस चीज का जो एक्सेस है वो बेसिकली स्काई में है, वो बेसिकली स्काई में है। और वो जो स्काई है वो कोई और बड़ी डायमेंशन है, या और कोई बड़ी चीज है, ह्यूमन इमेजिनेशन से परे कोई चीज है जो धरती पे लोगों को कंट्रोल कर रही है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स है ऊपर की लाइन, यूनिवर्स में सपोज कर लीजिए गॉड है, या अल्लाह है, या क्राइस्ट है, या कोई और है, मे बी गॉड, मे बी अल्लाह है, मे बी क्राइस्ट, या एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू योर फेथ, कोई भी हो सकता है। तो वो बेसिकली इस एक्सेस की डोर को बांधे हुए हैं, जिसके अराउंड वो लोगों को घुमा रहे हैं, जिसके अराउंड लोग चल रहे हैं। इनविजिबल, वो एक्सेस हमें दिखते नहीं है। इनमेजरेबली टॉल, इतनी बड़ी एक्सेस है, बेसिकली धरती है तो ऊपर बहुत ज्यादा टॉल है। रोटेट्स अ स्टैरी स्पूल, और वो बार बार घूमती रहती है, घूमती रहती है। और ध्यान से अगर देखा जाए तो स्टैरी स्पूल का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो स्टैरी स्पूल का मतलब कि सपोज करिए एक सर्कल और हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल अगर हम और ड्रॉ कर लें इसी पे, तो ये, तो सपोज दैट कि ये जो पोर्शन है ये हमारी धरती है, तो ये जो पोर्शन है ये हमारी धरती है, तो धरती के चारों तरफ सितारों की एक चादर बिछी हुई है, तो ये है स्टैरी स्पूल। मूविंग ऑन फर्दर, तो देखा जाए कि द ड्रीम क्वेश्चन, इस स्टैंडर्ड में द ड्रीम क्वेश्चन की बात होगी। येट इफ आई ड्रीम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ। वाई इन द नेम ऑफ हेवन आर फिक्स पार्ट्स विद इन मी सेट इन मोशन लाइक अ पोम, यानी कि वाई डू द मोस्ट स्टेबल पार्ट्स ऑफ द स्पीकर्स इनर सेल्फ बिगिन टू मूव एज इफ अवीकेंड, यानी कि हमारी पीके पेज को अंदर ही अंदर कोई मूवमेंट महसूस हो रहा है। उनको जब ये कॉस्मिक ऑर्डर समझ में आ गया कि हाँ दुनिया चलती कैसे है, दुनिया को ऊपर कोई एक आदमी बैठा हुआ चला रहा है, और हम सब कठपुतली की तरह गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, हम सब कठपुतली की तरह गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। तो इससे उनके अंदर कोई चीज अवेकन हो गई है, इससे उनके अंदर की कोई चीज जाग गई है, और अब वो अपनी साइकी यानी स्पिरिट से मिल चुकी है, और उनकी जो स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं अब जाग चुकी है। तो अब उनके अंदर भी मूवमेंट होना शुरू हो गया है। अब वो जो सर्कल है जहाँ पे लोग घूम रहे हैं वो उनको खींच रहा है। स्टैंडर्ड नंबर 4 में वो सर्कल बेसिकली उनको खींच रहा है। तो उस पीपल इन अ सर्कल रील मी इन, वो सर्कल में लोग मुझे खींच रहे हैं। जैसे एक बच्चा जब पतंग उड़ाता है तो वो जो लटाई होती है या जो रोल होता है जिससे वो पतंग उड़ी है, तो जब पतंग को नीचे उतारते हैं तो उस धागे को लपेट लेते हैं, तो उसी तरह से वो सर्कल अब मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। डाउन द होल लेंथ ऑफ गोल्डन बीच आई कम, मैं जहाँ पे आई हूँ वहां पे ही ये सर्कल मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, यानी बीच पे वो सर्कल है, मैं भी बीच पे हूँ। अभी तक वो मेरे से दूर थे, अब मैंने उनको समझ लिया है, तो अब वो मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। विलिंगली पुल्ड बाय देयर रोटेशन, और मैं खुद खींची चली जा रही हूँ, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं खींच रहा है। स्लोली एज अ मून पुल्स वाटर, जैसे कि हाई टाइड आता है मून की वजह से, मून बेसिकली अर्थ के वाटर को कंट्रोल करता है हाई टाइड के।
फॉर्म में, क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ से 1/6 है, फिर भी क्योंकि वो बड़ा है तो अर्थ के वाटर को पुल कर सकता है। तो जैसे कि मून वाटर को पुल करता है, बहुत दूर है लेकिन फिर भी इजीली पुल कर पाता है, वैसे ही वो लोग भी मुझे खींच रहे हैं ऑन अ स्ट्रिंग। शायद एक इनविजिबल थ्रेड है जो मेरा उन लोगों से जुड़ गया है और उस थ्रेड से मैं खींची चली जा रही हूँ। दे आर टर्निंग सर्कल विंड्स अराउंड इट्स रिम। रिम आप समझते ही हैं। तो बेसिकली मैंने जो आपको इतनी देर एग्जांपल दिया कि ये एक मेरी साइकिल और इस सेंटर के अराउंड में सारी चीजें जुड़ी होती हैं, इसी सेंटर से सारी चीजें जुड़ी होती हैं। देखिए जैसे एक साइकिल है या टायर है, तो टायर में जो तीलियां होती हैं, टायर की जो तीलियां होती हैं वो ऐसे ऐसे जुड़ी होती हैं। तो इसी के अराउंड वो टायर गोल गोल घूमता है, इसी के अराउंड वो टायर गोल गोल ऐसे ऐसे ही घूमता है, जैसे यहाँ पे वो पेन का वो लाइन बेसिकली घूम रही है। तो अब ये जो सर्कल है वो अपने रिम के अराउंड घूम रहा है, एक्सल के अराउंड घूम रहा है। जैसे आप पैडल मारते हैं तो साइकिल की तीलियां घूमती है और वो टायर घूमता है, तो इसी तरह से वो लोग बेसिकली घूम रहे हैं। स्टैंजा 5 देखते हैं। आई सी देयर इन 3 डायमेंशंस। मैं बेसिकली 1D 2D और 3D देख सकती हूँ, 3 डायमेंशंस में देख सकती हूँ। लेकिन वो लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो लोग जिस कॉन्शियसनेस में जा चुके हैं, वो बेसिकली फोर्थ स्पेस है या फोर्थ डायमेंशन है, जिसको मैं कभी समझ नहीं पाऊंगी, और ये अनदर स्पेस का काम कर रहा है। तो हमारी पोएटेस कहती हैं कि वो बेसिकली 1D में देख सकते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, लेकिन वो लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो है फोर्थ डायमेंशन की। तो चौथी डायमेंशन को बेसिकली अनदर स्पेस बोल देती हैं, क्योंकि वो समझ नहीं सकती हैं कि व्हाट इज फोर्थ डायमेंशन, इस वजह से वो इसको अनदर स्पेस का नाम दे देती हैं। दे आर क्लोज सरप्राइजिंग स्कूरो पोस्टुलेट्स। सरप्राइजिंग कियारोस्कोरो पोस्टुलेट्स का मतलब ये है कि अगर एक कोई ब्राइट चीज रख दी जाए और उसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा डल कर दिया जाए, तो ऐसा लगता है कि बीच में बहुत गड्ढा आ गया है, बीच में शैडो आ जाती है। ब्राइट ब्राइट चीज की जो शैडो है और उसके पीछे का बैकग्राउंड अगर एकदम डल कर दिया जाए तो बीच में गैप सा नजर आता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, दे आर क्लोज सरप्राइजिंग कियारोस्क्यूरो पोस्टुलेट्स। द ड्रामेटिक लाइट एंड शैडो ऑन देयर क्लोथिंग सजेस्ट समथिंग बियॉन्ड नॉर्मल रियलिटी। यानी कि ये सारी चीजें जो है वो बहुत मुश्किल क्रिएट करना है, यानी कि फोर्थ डायमेंशन जैसा कुछ तो है जो ऊपर से उन सबको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है। अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम, दे रिफ्लेक्ट और एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट रेंज ऑफ लाइट। अब वो अर्थ के, वो लोग बेसिकली अर्थ के बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो अर्थ पे समझने लायक नहीं है, और इस स्पेक्ट्रम को समझा नहीं जा सकता है, इस फिनोमिना को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये फिनोमिना अर्थली है ही नहीं है। फाइनल स्टैंजा देखा जाए, व्हाट कैलाइडोस्कोप डज एयर कंस्ट्रक्ट। एयर में अलग अलग से पैटर्न बनने लगे हैं। कैलाइडोस्कोप आई होप आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो चूड़ी के ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं तीनों तरफ, ग्लास मिरर लगा दिया जाता है या आईना लगा दिया जाता है हिंदी में, और शीशा, उसके बाद अंदर जो आपकी चूड़ियां हैं या छोटे छोटे कंचे हैं उनको मूव किया जाता है, तो अलग अलग पैटर्न बनते हैं। तो पता नहीं कैसे हवा जो है वो अलग अलग पैटर्न्स बनाने लग गई है, जो कि फिर से फोर्थ डिमेंशन की तरफ इशारा कर रहा है कि ह्यूमनली नहीं है, ये चीजें ह्यूमंस के द्वारा की ही नहीं जा सकती हैं। दैट ऑल देयर मूवमेंट्स मेक अ कंपास रोज सरिंग एंड अल्टरिंग। उनके जो मूवमेंट है वो कंपास की तरह है, गोल गोल घूम रहे हैं और कभी तेज हो रहे हैं कभी स्लो हो रहे हैं, और इसको इस मूवमेंट को देखने पे एक आदमी उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। बेसिकली जो भंवर होता है या जो एक साइक्लोन होता है, तो उसकी जो आई होती है, अगर मैं एक कॉन्सेप्ट होता है वर्लपूल का, ऐसे तो आपकी कॉपियों में पजल्स आते थे, इसको जब आप हिलाते थे तो लगता था ये मूव कर रहा है, तो पी के पेज करीब यहाँ खड़ी हैं तो उनको वो चीज पुल कर रही है अपनी तरफ, तो इस तरह का वो मूवमेंट हो रहा है। और क्रिएट अ कंपास लाइक पैटर्न दैट चेंजेस एंड इंटेंसिफाइज। तो उनके जो मूवमेंट्स हैं उनमें कंपास लाइक पैटर्न है जो कि बार बार बदल रहा है और इंटेंसिफाई होता जा रहा है, और यही है जिसमें पीके पेज इन्वॉल्व होकर फंस चुकी हैं। मूविंग ऑन फर्दर, तो डिवाइस देखें उस पर्टिकुलर लास्ट लाइन में, तो मेटाफर है, इमेजरी और पर्सोनिफिकेशन है। मेटाफर देखा जाए तो व्हील है, स्पूल है, स्ट्रिंग है, कैलेडोस्कोप है, कंपास है, रोज है, कंपास रोज है। सिमिली देखें, टर्न लाइक अ व्हील, स्लो एज अ मून पुल्स वाटर, स्लो है, मून पुल्स वाटर, ये सारे सिमिली हैं, एज का इस्तेमाल हुआ है। पर्सोनिफिकेशन देखा जाए तो मून को पर्सोनिफाई किया गया है, एयर कंस्ट्रक्ट को पर्सोनिफाई किया गया है, क्लॉज पोस्टुलेट्स को पर्सोनिफाई किया गया है। रेटोरिकल क्वेश्चन है, डू आई ड्रीम इट, व्हाई आर फिक्स पार्ट सेट इन मोशन, व्हाट कैलेडोस्कोप डज एयर कंस्ट्रक्ट्स। पैराडॉक्स है, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, फिर भी उनके एग्जिस्टेंस की बात की गई है। इनविजिबल एक्सेस, ड्रीम दैट अफेक्ट्स रियलिटी, थ्री डायमेंशनल फिगर्स इंप्लाइंग अ फोर्थ डायमेंशन, ये सारी चीजें पैराडॉक्स है। कॉन्ट्रास्ट आपको ढेर सारा मिलेगा। इमेजरी है, विजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉस्मिक इमेजरी, सैप्टिकल इमेजरी है। एलिट्रेशन है, स्टारी पूल, टर्निंग सर्कल, सर्जिंग, एनाफोरा लाइक स्ट्रक्चर है, वर्टिकल इनविजिबल, immeasurably tall, enjambment भी आता है, lines flowing without punctuation, circular structure भी आता है, repetition of those people in circle। Moving on further, अगर यहाँ पे देखा जाए पार्टिकल इमेजरी का जिक्र आया है, यानी कि ऐसी इमेजरीज जो आपके दिमाग में बनती हैं, ऐसी इमेजरीज जो आपके दिमाग में बने डिस्टेंस को लेकर, डायरेक्शन को लेकर, साइज को लेकर, स्पेस को लेकर, पोजीशन को लेकर, तो उनको स्पैटिकल इमेजरी कहते हैं। उसके बाद साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल वोकैबुलरी का इस्तेमाल हुआ है। वोकैब्स में मैंने आपको कई सारे साइंटिफिक और फिजिक्स के टर्म समझाए। आर्टिस्टिक वोकैब का इस्तेमाल हुआ है, और मिथिक और कॉस्मिक सिंबोलिज्म का इस्तेमाल हुआ है, मून, स्टार्स, व्हील, थ्रेड लाइक स्ट्रिंग एंड ऑल।